तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये आपका प्यारी तो है जो हर हफ्ते मुझे आपके सामने ले आता है। दोस्तों, मेहनत और लगन क्या होती है, ये बात हमारे आज के मेहमान से ज़्यादा और कौन जान सकता है। इन्होंने कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। हाँ, थोड़ा समय लगा लेकिन कामयाबी ज़रूर मिली। कामयाब होने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इनका शुमार रंगमंच के और फिल्मी दुनिया के बेहतरीन कलाकारों में किया जाता है, जिनका अभिनय का लोहा सब मानते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन है। हमारे आज के मेहमान का जन्म सागर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता वहां भगवान की पोशाकें बनाने का काम किया करते थे, जो कि उनका खानदानी काम था। हमारे आज के मेहमान का अपने जीवन में एक ही फलसफा था कि जो भी काम करना है उसमें नंबर 1 रहना है। साथ ही इन्हें लगता था कि हिंदुस्तान में जितने भी सफल इंसान हैं वो सब दिल्ली में रहते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का इनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसने इन्हें और भी ज्यादा आत्मकथाएं और बेहतरीन किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर बहुत जल्दी ही ये किसी तरह दिल्ली आ गए। यहाँ इन्हें एनएसडी का एक विज्ञापन दिखा, जिसे देखकर इन्होंने एनएसडी में प्रवेश लेने का फैसला कर लिया और इन्हें वहाँ एडमिशन मिल भी गया। वहाँ कुछ मुश्किलें आईं, पर अपने गुरु इब्राहिम अलकाजी की मदद से इन्होंने उन सब मुश्किलों को पार कर लिया और एनएसडी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने आप को पूरी तरह तैयार करके ये फिर मुंबई आ गए, जहां इन्हें जल्द ही केतन मेहता और शेखर कपूर जैसे दिग्गज निर्देशकों ने फिल्म सरदार और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कास्ट किया। बस साहब, फिर क्या था, तब से लेकर आज तक ये बॉलीवुड जगत का अटूट हिस्सा बने हुए हैं। स्वागत कीजिए रंगमंच और सिनेमा जगत के बेहतरीन और सधे हुए अभिनेता गोविंद नामदेव का। दोस्तों, तो ये थे हमारे वर्सटाइल अभिनेता गोविंद नामदेव जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। गोविंद जी, प्लीज वेलकम टू आवर शो। Thank you very much. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कदम कभी डिगे नहीं। गोविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे एक बुलावे से आप आए और बहुत हमारा मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्लेजर। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको हमारा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी दूरदर्शन से बहुत पहले से परिचित हूँ, दिल्ली से खासतौर से। यहाँ बॉम्बे में दूरदर्शन में पहली बार मैं आया हूँ। जो हमारा करियर है वो दूरदर्शन से ही शुरू हुआ है जी। दिल्ली में जब हम नेशनल स्कोप ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में काम करते थे, ओके। तो कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर्स थे उस टाइम में, सबा जैदी और वेद सिन्हा, तो वो नाटक बनाया करते थे जी दूरदर्शन के लिए। तो उसमें हमें एक्ट करने के लिए वो इनवाइट तो किया बेसिकली करते। आप दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई की मैंने। जी। 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है। तो बेसिकली आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सागर से। सागर से, ओके। वहाँ पैदा हुआ, 7वीं क्लास तक मैं जी। पढ़ाई की वहाँ पर। उसके बाद फिर 8वीं क्लास, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए और बहुत सारी ऐसे मन में जिज्ञासाएँ थीं, बहुत सारी मन में इच्छाएँ थीं। और आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में, जी। उनकी पोशाकें बनाया करते थे। ओह, वो हमारा ख़ानदानी पेशा था। दैट्स गुड।
नामदेव हमारा सरनेम है, और नामदेव जो कास्ट है उसका काम टेलरिंग का है बेसिकली, लोग जानते होंगे। जी। सो हमारे पिताजी का एक ख़ास काम था, तो वही हमने भी बचपन में सीखा, किया उनके साथ मिलके। अच्छा। और एक हमारा रामायण मंडल था जी। पिताजी का, हाँ। तो उसमें उसके वो सदस्य थे। सो हर मंगलवार को और शनिवार को काम करने के बाद वो उस रामायण मंडल में जाते थे, तो वहाँ रामायण गाते थे। जी। हम भी जाते थे साथ में, हम वो मंजीरा बजाते थे, गाते थे उनके साथ। तो परफॉर्मेंस का जहाँ तक संस्कार है, मुझे अपने फादर से मिला है। जी। वो जिस तरह से गाते थे, जिस तरह से परफॉर्म किया करते थे नॉर्मली, गाते तो थे और साथ साथ में वो एनेक्ट भी किया करते थे। जी। तो वही संस्कार शायद मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं अकेला ही ऐसा बंदा हूँ जो फैमिली में इस एक्टिंग प्रोफेशन में आया। मेरा बचपन बहुत ही एक्साइटिंग गुजरा है। अभी मैं सोचता हूँ तो इतना बहुत आनंद मिलता है सोच के। मैं जब छोटा था तो मेरे जहन में हर वक्त एक बात लगी रहती थी कि मैं किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करूं या कोई भी काम करूं तो मैं सबसे अव्वल रहना चाहिए मुझे। चाहे वो कंचे खेलता हूं तो भी मुझे सबसे आगे रहना चाहिए। अगर मैं गुल्ली डंडा खेलता हूं तो भी मुझे सबसे आगे रहना चाहिए। पतंगबाजी करता हूं तो भी सबसे आगे रहना चाहिए। बॉल खेलता हूं तो भी उसमें आगे रहना चाहिए। मन में ये विचार रहता था, और इस विचार के तहत फिर मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस भी किया करता था ताकि मैं आगे रहूं। जी। तो गुल्ली डंडा हमारे यहाँ, हमारे घर के नीचे एक स्कूल था और उसमें बड़ा मैदान था। जी। तो मेरा बचपन वहीं सब कुछ सीखते हुए बीता है। तो जब गुल्ली डंडा हम खेलते थे, क्या हमारे सीनियर्स होते थे वो हमको खेलने नहीं देते थे, क्या कहते इसको आता नहीं, इसको आता नहीं। तो या तो वो सुबह खेलते थे या शाम को खेलते थे, धूप में नहीं खेलते थे। जी। तो मुझे पूरा मैदान मिल जाता था दोपहर में। तो फिर मैं अपनी प्रैक्टिस दोपहर में किया करता था। धूप में पसीने बह रहे हैं और मैं लगा हुआ हूँ कि जब तक मेरा जो उसको हम बोलते थे टुल्ला, हाँ। जब तक मेरा टुल्ला लग के जो गुल्ली है लास्ट छोर तक नहीं पहुँच जाती, तब तक मैं लगा रहता था। तो इसी तरह की एक जुनून था मेरे अंदर, इसको जुनून कह सकते हैं। इसी तरह से पतंगबाजी, उसमें भी प्रैक्टिस किया करता था कि इसको ऐसे गोता कैसे लगाएंगे और ऐसे, ये सब देख देख के इसी तरह से कंचे वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से फिर मेरे पढ़ाई में भी उसी हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड रहा। फर्स्ट डिवीज़न, क्लास में टॉप करना, मतलब इस तरह से चलता रहा। यहाँ आप ये दिमाग में रखकर हमेशा आपको टॉप करना है, हमेशा आगे रहना है, यही बात आपके दिमाग में थी। शायद इसी वजह से आप दिल्ली भी आप इसीलिए आए हैं, वहाँ पे सब लोग टॉप के लोग रहते हैं, यही वजह थी जो आप दिल्ली शिफ्ट हो गए थे? हाँ, वो तो जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बात तो थी कि मुझे सबसे आगे रहना चाहिए, अव्वल रहना चाहिए। ये बात भी थी कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है। मुझे नॉर्मल जिस तरह से लोग करते हैं कि पढ़ाई की और जवान हुए तो शादी कर ली, और नौकरी की, बच्चे किए और बुढ़ापा हुआ, ख़त्म हो गया जीवन। मुझे लगता था कि कुछ खास करना चाहिए आदमी को। हाँ। कुछ बड़ा करना चाहिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, उस समय के जो हमारे आदर्श थे, लोकमान्य तिलक ने किया, इनका इतना नाम है, पंडित नेहरू ने किया, गांधी जी ने किया। ऐसे कोई बड़ा आदमी बनना चाहिए जिसको हम लोग बाद में भी उनके बारे में बात करें, उनकी जीवनी लिखी जाए। जो जीवनियाँ मैं पढ़ता था उससे मैं बहुत प्रभावित रहता था। तो जब मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा करना हो तो मुझे क्या करूँगा, मुझे कैसे शुरू करना चाहिए। तो
चूँकि छोटा शहर था, मतलब हम लगभग गांव का ही परिवेश था, हमारा पूरा परिवार जी। पास के गांव से वहाँ सागर में आया था। तो बहुत बुद्धूपना सा था मैं सोचता था कि ये जो जीन यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, इनका सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं से दिल्ली से है। तो मुझे लगता था कि ये सारे लोग दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, तो अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे भी कुछ दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। जिन जिन लोगों ने कुछ नाम कमाया है, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, संस्थानों में पढ़ाई की है, फर्स्ट डिवीज़न पास किया है और दिल्ली से कनेक्शन है, तो मुझे भी किसी बड़े संस्थान में पढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ सागर वागर में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी बड़े शहर में जाके पढ़ना चाहिए। और ख़ासतौर से दिल्ली मेरे दिमाग में बार बार कौंधता था। उन्हीं दिनों फिर मैंने गांधी जी की जीवनी पढ़ी। वो हमारे उसका एक सेक्शन हमारे क्लास में लगा हुआ था स्कूल में। तो जब मैंने पहली बार उनको पढ़ा तो मैं बहुत भौचक सा रह गया, जिस तरह से उनका जीवन है, किस तरह से वो मेहनत करके उन्होंने यहाँ पोरबंदर में पढ़ाई की, गुजरात में पढ़ाई की। उसके बाद फिर वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में वहाँ उन्होंने नौकरी की, नौकरी करके उन्होंने आगे की पढ़ाई की जी। तो मेरे मन में ये इम्प्रेशन फिक्स हो गया कि अगर गांधी जी लंदन जैसी जगह में, इंग्लैंड में, दूसरी कंट्री में जाके नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आगे, तो पर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो उनसे ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अंदर जोश बहुत था जी। और हर काम में मेहनत करने का एक जज्बा हमेशा बना रहता था कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ, ये अगर साथ के लोग 2 घंटा मेहनत करते तो मैं 4 घंटे करके इनसे आगे निकल ही जाऊँगा। मतलब ऐसे कुछ दिमाग में बना बहुत रहता अच्छा था। जज्बा है सच्ची जी। में। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो ये बात है 7वीं क्लास की। तो उसी फिर मैं उधर में उन्होंने लगा रहा कि किसी तरह से कोई कनेक्शन निकले और मैं कोई दिल्ली का रास्ता मुझे बता दे और दिल्ली के रास्ते मुझे पहुंचा दे। तो ऐसे यही चर्चा मैं अपने दोस्तों में किया करता था। तो अचानक 2-3 महीने के बाद एक दोस्त ने कहा कि मेरे चाचा वहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनकी चिट्ठी आई थी मेरे पिताजी को। तो मैंने कहा दिखा कहाँ है वो चिट्ठी? उसमें एड्रेस लिखा हुआ है? तो उसने कहा हाँ लिखा होगा, मैं देखता हूँ। तो वो चिट्ठी लाया, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। हाँ। मैं तो बिल्कुल बाँछें खिल गई मेरी, मुझे सब कुछ मिल गया जैसे। जी। तो मैंने उसको बोला कि क्या मैं तेरे चाचा के पास जा सकता हूँ? बोले यार मुझे तो पता नहीं है, वो पिताजी से पूछना पड़ेगा। ठीक है गोविंद जी, आपके दिल्ली के सफ़र के बारे में हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जी। ब्रेक के बाद। दोस्तों, गोविंद जी से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। हम तुरंत लौटेंगे, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिल्ली गोविंद जी कैसे पहुँचे और वहाँ उनका सफ़र कैसा रहा। हाँ तो गोविंद जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ हमने ब्रेक किया था। दिल्ली के बारे में, आप एड्रेस के बारे में जानना चाह रहे थे। जी, मैंने उसको पूछा तो उसने कहा ये तो पिताजी से पूछना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने सोचा कि अगर पिताजी से पूछेंगे तो वो डांटेंगे और वो तो मना ही कर देंगे। तो मैंने उसको कहा कि मेरा एड्रेस लिख लेता हूँ तेरा। तो मैंने एड्रेस अपने पास से लिख लिया जी। और पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा तो वो हमको मना थोड़ी करेंगे। हाँ। ऐसा बचपन में जो एक बच्चा सोच सकता है, वैसा मैंने सोच लिया और धीरे धीरे अपने मन को मजबूत करता रहा। और जैसे ही मैं 7वीं क्लास पास की, 8वीं में ज्वाइन किया और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे निकलना चाहिए। तो मैं माँ पिताजी को वो मेरे बहुत कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि मैं हर काम करता था एक अच्छे लेवल का करता था, अच्छे ढंग से करता था। उनको लगता था कि ये बहुत समझदार है, आगे काफ़ी तरक्की करेगा। तो उसके पहले थोड़ी सी मैंने ऐसी बातें की थी उनसे कि मुझे कहीं बाहर पढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ोगे कैसे, हम थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने कहा हम खुद कर लेंगे, क्योंकि गांधी जी ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। तो हो सकता है उनको लगा होगा कि ये तो वैसे ही गप्पे मार रहे हैं। लेकिन जब मैंने
फाइनली उनको बोला कि अब मुझे जाने की तैयारी करनी है, मुझे अभी स्कूल में नहीं पढ़ना। तो वो थोड़ा चिंता में पड़ गए। मैंने कहा, उनका कहाँ जाओगे? मैं कहा देखो ये एड्रेस, एड्रेस दिखा दिया उनको। तो बोले कहाँ से लाए? मैं कहा आप कहीं से भी लाए, मैं यहाँ जाऊँगा, इनसे बात करूँगा, वहाँ के स्कूल में पढ़ूँगा और मुझे कुछ बड़ा बनना है। बड़ा जैसे मुझे कमांडर बनना है, या उनको बोला मैं DIG बनना है, मुझे ऐसे कोई छोटे मोटे काम नहीं करना। तो उन्हें कुछ ऐसे आधे आधे करके उन्होंने सहमति दी। फिर तकरीबन 5-6 दिन तक मेरी तैयारी होती रही, क्या क्या कैसे कैसे कैसे, और फाइनली मैं हमारे यहाँ एक पैसेंजर चला करती थी बीना से दिल्ली। हाँ। सागर से बीना, हमको जंक्शन, बड़ा जंक्शन था बीना जी। तो सागर से हमें बीना जाना था और बीना से दिल्ली। आपने उन्हें बताया कि आप आने वाले हैं, जिनके पास जिनका एड्रेस था? नहीं नहीं, उनको पता नहीं था? नहीं, वो तो एक मतलब फितूर सा था मेरे दिल में। बस। वो पागलपन था, मतलब आज भी हम सोचते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, या इतने मतलब डिपेंड है वो लोग, डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स पे। अच्छा, वहाँ जाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था? आई वुड लाइक टू नो दैट। अरे अद्भुत था, क्या बताऊँ मैं। अगर वो कुछ बताते हैं तो फिर आगे और फिर कहानी लंबी हो जाती है। छोटे 2 लाइनों में बताइए, लेकिन आई वुड लाइक टू नो। अच्छा, तो 2 लाइनों में बताता हूँ कि मेरा भाई, छोटा भाई मुझे छोड़ने गया और मैं बीना से 3 दिन में पहुँचती थी ट्रेन उन दिनों में। तो 3 दिन में हम दिल्ली पहुँचे। सब माँ ने खाना वाना सब कुछ रख दिया था 5 दिन का हिसाब से। जी। तो जब फिर वहाँ उतरे और फिर वहाँ से हमने रिक्शा लिया और रिक्शे से उस एड्रेस पर पहुँचे और मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि कौन है आप? हमने कहा हम ऐसे ऐसे वो सागर से आए हैं, वो मेरा दोस्त है ना, और उसने गेट आउट, गेट आउट, ऐसे करके उन्होंने गेट आउट डांट के, मतलब जब तक मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं गया तब तक वो उन्हें गेट आउट करते रहे। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर उसके बाद आपने, क्योंकि दिल्ली तो आपके लिए बिल्कुल नहीं, बहुत नहीं, लंबा वो हाँ, किस्सा है। या इट्स टेरिबल। आई मीन एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा जो घर, फिर उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल तलाशा जी, और फिर एक छोटी सी नौकरी की और मैंने 8वीं क्लास में एडमिशन लिया जी। और 8वीं क्लास से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ग्रेजुएशन हाँ। किया। फिर NSD का आपके दिमाग में कैसे आया? और 8वीं क्लास मिडिल स्कूल होता था जहाँ मैंने पढ़ा, और उसके बाद 9th क्लास से मुझे एक दूसरा स्कूल चेंज करना था। सो लकीली जहाँ हमारा स्कूल था उसके एक फरलांग दूर पर ही नेशनल स्कूल ड्रामा इंस्टीट्यूट था। तो रिसेस में टाइम जब होता था तो हम वहाँ उस तरफ चले जाया करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है वो, मंडी हाउस। मंडी हाउस। तो हाँ, तो वहाँ से फिर एक्टर्स अपने इंस्टीट्यूट से हॉस्टल जाते हुए देखते थे हम, हॉस्टल से इंस्टीट्यूट आते हुए, या फिर वो वहाँ पर चाय की एक गुमटी थी तो वहाँ पर खड़े रहते थे। तो उनको देखना, उनकी बातें सुनना हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। सो और बहुत अट्रैक्शन होती थी, क्या ऐसा ये काम तो हम भी करके देख सकते हैं, मतलब ऐसा मन में। मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे पागलपन सा नहीं होता वैसा। मतलब कि अगर भाषण देना है तो भाषण लिखना भी हमको है, कविता वाचन करना है तो जो कविताएं हमने मैथिली शरण गुप्त की जिस तरह की हमने पढ़ी हैं, कुछ उसी तरह की कोशिश करते थे हम कि कविताएं लिखना। फिर नाटक, जो नाटक हमको कोर्स में लगे थे वो नाटक करना। फिर कुछ आम जो जिस तरह की घटनाएं होती हैं आप खुद लिखते थे? तो हम खुद लिखते थे। उस समय जो लिख सकता था बच्चा, हाँ। बच्चा बुद्धि, उस हिसाब से लिखते थे और वो स्कूल में करते थे। ओके।
सो गाना गाना, कविता वाचन करना, नाटक करना, नाटक लिखना, भाषण करना, फिर वाद विवाद प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करना, हर हर ओकेजन पर पूरा दारोमदार मेरे कंधों पर होता था। एक टाइम आया था कि उन्होंने मुझे कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट बना दिया स्कूल वालों ने। तो अभी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती थी सब कुछ मुझे करनी पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें घुस गया मैं। फिर उसी दौरान फिर टीचर्स ने बोलना शुरू किया, यार तुम तो एक्टिंग अच्छी करते हो, तुम तो एक्टिंग का कोर्स वोर्स करो तो तुम एक्टर भी बन सकते हो, तुम गाना भी अच्छे गाते हो, तुम गाना भी गा सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे चढ़ाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगने लगा कि हाँ मैं ये भी क्यों नहीं ट्राई करूँ, ये भी ट्राई कर सकता हूँ। तो इस प्रोत्साहन से फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म भरा जी। और उसमें सिलेक्शन हो गया। 75 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया ओके। और 78 तक मैंने कोर्स किया। जी। उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल है, एक प्रोफेशनल विंग है, रेपर्टरी कंपनी बोलते हैं उसको, ओके। तो वो ज्वाइन किया। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिप्लोमा करके कंप्लीट करके बाहर निकले, हम बाहर निकले मतलब जैसे कल निकलना है, कल ख़त्म होना है, तो आज हम सब जैसे अनुपम खेर, सतीश कौशिक, हम सब लोग एक ही साथ के हैं। अच्छा। तो सब अपने अपना प्रोग्राम बताने लगे कि करण राजदान ने कहा कि मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरी तो ऑलरेडी बात हो रखी है प्रोड्यूसर से भी, डायरेक्टर से, मैं तो जाते ही मेरी शूटिंग चालू हो जाएगी, मैं हीरो हूँ फिल्म का, ये वो। हाँ। उसके बाद सतीश कौशिक ने कहा मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। अनुपम ने कहा कि नहीं, पहले मैं लखनऊ जाऊँगा, उसके बाद लखनऊ से मुंबई जाऊँगा। तो सब अपने अपने प्रोग्राम बता रहे थे। मैं अपने अंदर थोड़ा सा कच्चापन महसूस करता था। मुझे लगता था कि नहीं, अभी मुझे उतना ज़्यादा नहीं मैं हुआ हूँ कि जो जैसे अव्वल रहने वाली बात जो है ना, कुछ कुछ कम महसूस कर रहा था मैं। ओके। तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था कि सपोज़ अगर कोई स्टार आपके सामने खड़ा हो, उन दोनों अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, वो उन दोनों के स्टार्स थे, अगर वो खड़े हों तो क्या उनके सामने खड़े हो के मैं अपना 100% दे पाऊँगा? ये प्रश्न करता था अपने आप से। तो बार बार आंसर आता था नहीं, नहीं। तो मुझे लगा कि अभी मुझे और परिपक्व होने की ज़रूरत है, कमी है अभी जी। तो उन्हीं दोनों रेपर्टरी कंपनी जो प्रोफेशनल विंग है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, उसमें मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर जी, सुरेखा सीकरी जी, ये बड़े नाम हैं थिएटर के। उन दोनों कमाल का काम करते थे। वो लोग वहाँ के रेपर्टरी मेंबर थे। ओके। तो जिस लेवल का वो परफॉर्म करते थे उस देख के एकदम तो हैरत में पड़ जाते थे, माय गॉड, परफॉर्मेंस का ये लेवल, मतलब कि चमत्कृत नहीं हो जाए आदमी जिस तरह से हो जाता ना कि बैठा रह जाता कि क्या देखा हमने, वैसा परफॉर्म करते थे। तो उनको देख देख के ऐसा दिल करता था कि अगर परफॉर्मेंस करनी है, एक्टिंग करनी है तो इस लेवल की करनी चाहिए, नहीं तो एक्टिंग करने का मतलब ही नहीं कोई। तो उनके बारे में जब हमने पता किया तो किसी को 6 साल हो चुके थे वहाँ कोर्स करने के बाद, मतलब 9 साल हो गए थे। मनोहर सिंह जी को 7 साल हो गए थे। उत्तरा बावकर जी को 6 साल, 7 साल, सुरेखा जी को। इसी तरह से उन लोगों ने कोर्स करने के इतने साल तक करने के बाद ये लेवल पाया था। तो मुझे लगा कि उस वक्त आपको कितने साल हो गए थे वहाँ पर? मतलब कोर्स किया था हमने 3 साल, 3 साल कोर्स किया था। उसके बाद ये प्रोफेशनल विंग में जाने की बात होती है। उन्हीं में से सिलेक्ट किए जाते हैं लोग। उस समय भी ये सिस्टम था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ये ऐसा ही करना है, ये इसी लेवल का काम करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर इन लोगों को 7 साल हुए हैं तो मैं यहाँ 10 साल काम करूँगा। ओके। 10 साल काम करूँगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि मुझे बॉम्बे जाना है। जब मुझे लगने लगेगा कंप्लीटली रेडी, जब लगने लगेगा कि हाँ अब मैं सक्षम हो गया, उतना परिपक्व हो गया,
इतना मैच्योर हो गया तो ही मैं बॉम्बे का रुख करूँगा। और इस तरह से मैंने वो रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन की 78 में। ओके 75 से 78 मैंने कोर्स किया, 78 में वो ज्वाइन किया और 89 तक 11 साल मैंने वहाँ काम किया। अच्छा गोविंद जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे अंधा युग जो बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस जी, जी। रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी, जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, एक इंसान को बाहर से ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप में क्या है खूबियाँ जानना, ये कोई रामदेव जी से सीखें। गोविंद जी से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं गोविंद नामदेव जी से। चलिए उन्हीं से जानते हैं अंधा युग के बारे में। उसमें उन्होंने एक रोल किया था अश्वत्थामा का, बहुत कमाल कर दिया था। सुना मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आई वुड लाइक टू सी। लेट्स टॉक टू हिम। जी सर, आप मुझे बताइए अश्वत्थामा के बारे में। सुना वो रोल आपने बहुत बखूबी निभाया था, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं बदनसीब हूँ जो मैं देख नहीं पाई। इंशाल्लाह मैं कभी नहीं, वो देखूंगी तो ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ अंधा युग नाम का प्ले किया जी। है, प्ले लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। उसमें अश्वत्थामा का एक कैरेक्टर है जी। जो मेन कैरेक्टर है उस प्ले का, वो मैंने किया था, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। एक्चुअली जब रेपर्टरी कंपनी मैंने ज्वाइन किया तो इस मकसद से किया था कि मुझे अपने आप को मैच्योर करना है, अपने आप को परिपक्व बनाना है, अच्छा मजबूत एक्टर बनाना है। तो उसी बहुत नया नई जब सीनियर्स के बीच में एक नया कोई मेंबर आता है जी। तो उससे बस छोटे मोटे काम कराते हैं। हाँ वो तो अगर तुगलक का प्ले हो रहा है तो भाले लेके खड़े हो जाओ, या ये प्रॉपर्टी कर लो, या कॉस्ट्यूम के हेल्प कर दो, ये ट्रंक इधर से ले जाओ, उधर ले जाओ। शुरू में ऐसे ही होता है। यार। तो ऐसे ही कर के करते करते जब इंस्पिरेशन सामने होती है, जैसे मनोहर सिंह जी जो मेरे आइडियल रहे हमेशा थिएटर में, तो जिस तरह से वो काम करते थे, जिस तरह की आवाज़ उनकी थी, वो क्रिएट करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज जो हमने सीखी थी वो हम रेगुलरली, मतलब जब मैं रेपर्टरी कंपनी में ज्वाइन किया जी। तो मैंने वो सिलसिला चालू कर दिया। जैसे 10 बजे वहाँ पहुँचना होता था तो 9 बजे हम हॉल में पहुँच जाते थे और वहाँ अपनी तरह तरह की एक्सरसाइजेस किया करते थे, वॉइस की, स्पीच की, बॉडी की। जी। तो वो सब देखा करते थे। जैसे वो आए और देखा कि अच्छा जी ये लगा हुआ है, हाँ मतलब इस तरह से धीरे धीरे एक अच्छा इम्प्रेशन सा पड़ने लगा। तो उन्होंने छोटे छोटे रोल देना शुरू कर दिए। उन्हीं छोटे छोटे रोल्स में कुछ खास क्रिएट करने की हमेशा कोशिश रहती थी। मेरे उस तरह के प्रयास देख के, उस तरह की कोशिशें देख के उनके मन में मेरे लिए एक थोड़ा रिस्पेक्ट क्रिएट हो गया। तो एक प्ले हमने किया था, बीवी कारन जी ने किया था बर्नम वन नाम से। अभी मैं वो अंधा युग तक पहुंच रहा हूँ वहाँ से, हाँ, यहाँ से उसके शुरुआत पहले करके। शुरुआत। तो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, एक सैनिक घायल होके, रणभूमि से घायल होके राजा के पास महल में आता है और रणभूमि में क्या क्या हुआ ये बताता है, और उसके प्राण निकल ना जाएं, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से घायल है कि बस कभी भी मर सकता है, इस स्थिति में आता है और वो वहाँ की कहानी सुनाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने की थी और वो डेस्परेशन की, प्राण निकल ना जाए, मैं जल्दी से इस राजा को बोल दूँ, और कुछ उस तरह की चीज़ें मैंने उसमें अंडरलाइन की थी। तो उसकी वजह से वो परफॉर्मेंस काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। तो बीवी कारन साहब उन्होंने सबके सामने मेरी तारीफ़ की, मेरे काम की तारीफ़ की। वो यक्षगान स्टाइल में हमने किया था। तो उन्होंने सबके सामने कह दिया कि अगर यक्षगान की नब्ज़ किसी ने पकड़ी है तो इस लड़के ने पकड़ी है, ये नया आया है लेकिन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या मैं थोड़ी सी साख और बढ़ गई।
उस प्ले की वजह से मुझे एक प्ले में काम करने का मौका मिला, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। जी। बहुत ही सिग्निफिकेंट प्ले है हिंदी का, सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। तो उस प्ले में मुझे मेन रोल मिला करने को। एक नपुंसक राजा की कहानी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ उसकी। पुराने ज़माने में जो राजा नपुंसक हुआ करते थे, जो उत्तराधिकारी नहीं दे सकते थे, उसमें सक्षम नहीं होते थे, तो उन्होंने एक प्रथा निकाली थी, नियोग प्रथा। उसमें सभी मंत्रिमंडल ये डिसाइड करते थे कि चूंकि अभी राजा नहीं है इस काबिल, तो सभी मंत्रिपरिषद बैठ के डिसाइड करती थी कि रानी को एक रात के लिए एक वर चुनने का अच्छा। उसको उनको अधिकार दिया जाता था, ताकि वो राज्य के लिए उत्तराधिकार पैदा कर सके। जी। तो ये उस पर है। तो रानी गई है एक रात के लिए, हाँ। सामने हवेली में है और ये राजा यहाँ छटपटा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो कहानी। तो वो राजा का, नपुंसक राजा का कैरेक्टर मैंने किया, और उसकी वजह से मतलब वो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उसकी वजह से फिर मुझे एक जर्मनी के डायरेक्टर आए थे, फिट्स बेनेविट्स, प्रोफेसर फिट्स बेनेविट्स। उन्होंने शेक्सपियर का प्ले किया था ओथेलो। तो मनोहर सिंह जी को कास्ट किया था उन्होंने पहले आते ही। उसके बाद जब उन्होंने मेरी ये परफॉर्मेंस देखी, तो मनोहर सिंह जी हेड थे हमारे ग्रुप के, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को ये काम देना चाहता हूँ, मेन रोल ओथेलो का। सो काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर ये डिसाइड होगा कि मैं वो करूँगा। वो रोल मिलते ही फिर मैं रेपटी कंपनी में ग्रेड हुआ करते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अच्छा। सी ग्रेड में ही किसी को ज्वाइन करने को मौका मिलता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था सी ग्रेड में, तो मुझे 802 रुपये मिलते थे महीने के। तो उसके बाद फिर जैसे ही मुझे ये रोल मिला तो मैं बी ग्रेड में आ गया, और इसकी वजह से मुझे अंधा युग मिला ओथेलो जब मैंने किया, और उस समय फिर मैं ए ग्रेड में आ गया। सो मैं मेन एक्टर बन गया रेपटी कंपनी का। तो जो भी मेन रोल्स आते थे, बड़े प्लेस होते थे, उसमें बड़े रोल्स मुझे मिलते थे। तो जब ये एक ऑफ़र था बर्लिन में, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है, बर्लाइनर फेस्टिवल, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन था नेशनल स्कूल ड्रामा को। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ये ओथेलो प्ले, ये अंधा युग प्ले किया जाए, हिंदी का है, और एक बड़ा सशक्त मैसेज है इसमें, एंटी वॉर प्ले है ये। तो एम के रैना हमारे बहुत ही अच्छे NSD के ही है, हाँ, रैना जी भी तो एड्स भी करते हैं ना? एड्स भी करते हाँ, हैं। मैंने उनके साथ अभी काम किया है। अच्छा जी। तो उन्होंने वो प्ले डायरेक्ट किया था। तो फिर जब मेन रोल की बात आई, तो फिर वो रोल मेरी तरफ आया। जी। भारतीय परिवेश उसमें दिखाना था, तो उसी तरह के मूवमेंट्स, उसी तरह के कॉस्ट्यूम्स, रंग पट्टी, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें इस्तेमाल की थी। और जो अश्वत्थामा की पीड़ा है कि उसके फादर को छल से कृष्ण ने मरवा दिया, उसमें छोटा सा प्रसंग है वो हमें भी सुनना है प्लीज़। वो 4 लाइनें हमें भी सुना दीजिए, वो पीड़ा की जो भी लाइनें हैं। अच्छा। कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, और द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के फादर हैं, सबके गुरु हैं। तो वो मतलब किसी तरह से हार नहीं मान रहे हैं, वो हरा नहीं पा रहे हैं पांडव लोग। तो एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा होता है। तो कृष्ण छल से उस हाथी को मारते हैं और घोषणा करवा देते हैं अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम होता है। जी। तो जब वो सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अपने शस्त्र रख देते हैं।
और जैसे ही वो शस्त्र रखते हैं सभी पांडव टूट पड़ते हैं, उनको मार देते। तो ये बहुत बड़ा योद्धा होता है अश्वत्थामा। तो जब उसको मालूम पड़ता कि वो इस तरह की चाल खेल के कृष्ण ने मरवा दिया मेरे फादर को, तो बहुत ही वो पागल सा हो जाता है वो। सो उसको अर्धविक्षिप्त अवस्था में ही वो भागता है जंगलों में, चीखता चिंगाड़ता हुआ, क्योंकि शाम के बाद फिर वो सब युद्ध बंद हो जाता था। तो वो जंगलों में भटक रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। फिर लानत है, मुझ पर भी लानत है, मेरे धनुष पर भी लानत है, जो अपने फादर को नहीं बचा सका। हाँ। तो इस पीड़ा में वो कुछ डायलॉग बोलता है। हाँ। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और इस प्ले के संबंध में एक चर्चा सुनाना चाहता हूँ। जी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि जी जी ज़रूर। हमारे दर्शक भी उसको सुने। बर्लिन में जब इसका शो हुआ, हम बहुत डरे हुए थे। मतलब एक तो हिंदुस्तान की तरफ से अंधायुग की एंट्री थी वहाँ पर, तो मतलब सभी जो सिलेक्टेड रंगमंडलियाँ वहाँ आके वहाँ परफॉर्म करती हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये वाला प्ले था और उस प्ले में मैं मेन रोल कर रहा था, तो एक बड़ी जिम्मेदारी से हो जाती है कि भाई हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ हुई तो हिंदुस्तान की नाक कटेगी। तो ऐसा एक टेंशन सी भरी हुई थी। ये प्ले एंटी वॉर प्ले है। एक एक लाइन इतनी मतलब कई अर्थों में, मतलब एक एक लाइन में कई कई अर्थ छुपे हुए हैं जी। तो लकीली उस हॉल में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। तो वो हेडफोन वगैरह थे, वो जर्मन्स लगा लेते थे। उनका जर्मन ट्रांसलेटर जो एक शीशे के उसमें खड़े होके वो सब ट्रांसलेट करता जाता था। तो एक एक लाइन का ट्रांसलेशन उनको मिल रहा था। और चूंकि एंटी वॉर प्ले है और जर्मन्स ने बहुत ही वॉर भोगा है, मतलब जिस तरह से भयंकर मारकाट हिटलर के दौरान सब वहाँ हुई है, उन्होंने बहुत भोगा है। अब हम परफॉर्म कर रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि यार कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। एक संशय सा मन में भरा हुआ था कि यार हो क्या रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है या इनको बहुत ख़राब लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ, क्योंकि इनके ट्रांसलेशन तो पहुंच ही रहा है। उसके बाद धीरे 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 तो प्ले ख़त्म होने को हुआ तो हम डर गए। मैं कहा गड़बड़ हो गई है, ये प्ले इन लोगों को समझ में नहीं आया है और इनको मतलब पसंद भी नहीं आया। और जैसे प्ले ख़त्म हुआ, उन्होंने उठ के तालियां बजानी शुरू की खड़े होके। और बिल्कुल मतलब जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे प्रभाव नहीं पड़ जाता है किसी के ऊपर, मतलब वॉर से कनेक्ट करके अपने पूर्वजों को उन्होंने कनेक्ट किया होगा। तो कुछ उससे ट्रांस में से चले गए और बजा रहे हैं तालियां, बजा रहे हैं। तो हमने जैसा कि हमारा कर्टेन कॉल का एक सिस्टम होता है कि सारी कास्ट के सभी लोग आते हैं स्टेज पर और फिर नमस्कार करते हैं। एक बार नमस्कार किया, फिर दूसरी बार नमस्कार किया, फिर तीसरी बार नमस्कार किया। अब खड़े हुए हैं कि ये ताली बंद करें तो कुछ कहें, कोई थैंक यू हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। अब खड़े हुए हैं और वो तालियां बंद ही नहीं कर रहे, खड़े हैं बंद ही नहीं कर रहे। तो हमने कहा अभी क्या करें। तो मैं ऐसे देखा इधर उधर, तो जो हमारे चीफ हैं उन्होंने कहा कि एग्जिट ले लेते, ऐसे इशारा किया। तो हमने ऐसा देखा और धीरे से हमने एक एक करके एग्जिट लेके, हम 39 लोग थे। अच्छा। तो एक एक करके हम लोगों ने एग्जिट ले ली। स्टेज खाली हो गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे स्टेज खाली होगा तालियां बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे लोग फिर निकलेंगे। और स्टेज खाली हो गया, तालियां बजे जा रही हैं। अब फिर हमको एक वो दुविधा से कि अभी हम क्या करें। हमने ऐसे इशारा किया, क्या करें, रुक जाओ थोड़ी देर और रुके रहे, लेकिन तालियां बंद ही ना हो। Really? तो फिर मैं डिसाइड किया कि चलो एक बार
और हम स्टेज पर चलते हैं। तो हम धीरे धीरे करके हमने फिर वापस उसी आए। तरह से हम 1 2 3 लाइनें बनती थी, एक इधर एक इधर एक इधर। तो हम आए, हमने फिर हम नमस्कार किया, एक बार नमस्कार किया, 2 बार, तीसरी बार नमस्कार किया और खड़े हैं कि अब बंद हो, तालियां तब भी बंद नहीं हुई। इस तरह से कम 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन हमको उस प्ले के लिए मिला और ये मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी गर्व की इससे बात बड़ी है। अचीवमेंट मेरे लिए आज तक महसूस नहीं हुई है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब तो दिखा दीजिए तो प्लीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो उसकी 2 4 लाइनें मैं हाँ। बोल के जरूर। जैसी भी आएंगी, मुझे नहीं पता कि अभी कैसी आएंगी, आई डोंट नो। रेडी। अश्वत्थामा विक्षिप्त अवस्था में इधर उधर चिल्ला रहा है, चीख रहा है और फाइनली वो अपने धनुष को तोड़ देता है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। वाह ब्यूटीफुल। अच्छा ये- गोविंद जी, एक बात बताइए, ये प्ले यहाँ पे अभी बॉम्बे में नहीं हो सकता क्या? मतलब लोग तो करते रहते हैं, अब हमारा ग्रुप नहीं, तो भी लेकिन करना चाहिए। I would love to 40 साल see पहले it. हुआ Yeah. था। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे फिल्म के ऊपर। फिल्म के ऊपर। Yes. कितना मज़ा आया ना, कितने बड़े कलाकार हैं ये माशाल्लाह। अच्छा, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तुरंत आएंगे, अब जाइएगा मत। फिर इनका बॉलीवुड सफ़र कैसे शुरू हुआ उसके बारे में जानते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं गोविंद जी से। देखा ना कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। गोविंद जी, आपने जो किया, आई एम श्योर ये जब आपने स्टेज पे किया होगा, इससे 10 गुना और ज़्यादा ही किया होगा, बट इट वाज जी, माइंड ब्लोइंग। आई विश हम देख पाते। थैंक यू वेरी मच। हाँ। अच्छा, ये हो गया आपका नाटक दौर का दौर। अब बताइए, आपका बॉम्बे आना कैसा हुआ? फिल्मी सफ़र आपका कैसा शुरू हुआ और सबसे पहली फिल्म आपको कैसे ऑफर हुई? मैं 90 में यहाँ आया जी। मुंबई। आने के बाद जो पहला ब्रेक मुझे मिला, जो पहला असाइनमेंट मुझे मिला, मुझे बस दिल्ली से ही कॉल आया। दिल्ली में चूँकि इतना थिएटर मैंने किया था, काफ़ी नाम वहाँ, काफ़ी इज्जत है, तो मेरा नाम उनको केतन मेहता को बताया गया वहाँ दिल्ली में। तो मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि केतन मेहता साहब आपसे मिलना चाहते हैं एक रोल के लिए और आप दिल्ली आ जाइए, मीटिंग है। तो इस तरह से मैं, ये 3 महीने बाद की बात है। अच्छा। मुंबई आया मैं और 3 महीने के बाद मुझे ये कॉल आया। हाँ। मैं फिर दिल्ली गया और मीटिंग हुई मेरी केतन मेहता से और फाइनली सरदार पटेल नाम की पिक्चर जो वो कर रहे थे, जी। जिसमें परेश रावल सरदार पटेल थे, और मैंने उसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर का कैरेक्टर किया। तो इस तरह से मुझे पहला असाइनमेंट मुझे ये मिला और इसकी शूटिंग को तकरीबन 3.5-4 साल लगे करते करते करते। पहले इतना ही ज़्यादा टाइम लगता था। टाइम लगता था। इसी दौरान पूरी मुझे शोला और शबनम मिली और शोला और शबनम मिलने के बाद शूटिंग भी उसकी शुरू हो गई, शूटिंग ख़त्म भी हो गई और फिर रिलीज़ भी हो गई। जी। सो पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो शोला और शबनम। अच्छा, तो वो उसको 3-4 साल लग गए थे ना पहली हाँ, वाली फिल्म को? हाँ। ये 1.5-2 साल में तैयार होके 92 में रिलीज़ होगी, रिलीज़ भी होगी ओके। 2 साल में। तो उसका So, पहली रिस्पॉन्स फिल्म कैसा जो रहा है- और आपको कैसे लगा? हैं? उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा और आपको कैसे लगा? उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा, फिल्म हिट हुई, लोगों ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर मुझे बैंडिट क्वीन का कॉल आया। वो भी वैसे ही हुआ कि मुझे दिल्ली से ही कॉल आया कि शेखर कपूर साहब यहाँ कास्टिंग कर रहे हैं अपनी एक फिल्म की हाँ। और आपको याद किया जा रहा है। बैंडिट तो- क्वीन। बैंडिट क्वीन, हाँ, यस। yes। सो मैंने तिग्मांशु धूलिया असिस्टेंट थे शेखर कपूर के जी। उस फिल्म में और वो कास्टिंग भी कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो
तिग्मांशु का फ़ोन आया मुझे, तो मैंने उनको पूछा कि अगर वो यहाँ बॉम्बे आने वाले हों 1-2 दिन में तो मैं यहीं मिल लेता हूँ, अगर नहीं आने वाले हैं तो मैं वहीं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो परसों आ रहे हैं, तो उन्होंने उससे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा कि परसों वो कमालिस्तान में शूटिंग कर रहे हैं, तो आप उनसे कमालिस्तान में मिल लीजिए। इस तरह से मैं उनको कमालिस्तान में मिला और फाइनली बैंडिट क्वीन मुझे उसमें मैं विलन का कैरेक्टर मुझे मिला, और बैंडिट क्वीन की वजह से फिर मुझे प्रेम ग्रंथ मिली R.K. बैनर की। आई हेटेड इन दैट मूवी। इतना अच्छा काम किया, मतलब एक इंसान किसी को कितनी नफरत कर सकता है, उतनी नफरत की। इसका मतलब आपके परफॉर्मेंस में कितना दम था और कितना नेचुरल आपने किया, इसलिए मतलब लोग वो आपका परफॉर्मेंस भूल नहीं पाते। जी, तो प्रेम ग्रंथ जब रिलीज़ हुई, हाँ तो चूँकि R.K. बैनर की फिल्म थी और शोमैनशिप उनकी शुरू से ही रही है, मतलब अच्छे ढंग से वो प्रीमियर करते हैं, पूरी इंडस्ट्री जमा होती है, एक बड़ी पार्टी होती है, और इन सब का फ़ायदा मुझे मिला। जी, जिस हफ्ते में वो रिलीज़ हुई प्रेम ग्रंथ, उसके अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने सत्या साइन की। उनमें सत्या भी एक थी, विरासत थी, कच्चे धागे थी, और गॉड मदर। और विरासत में जो काम आपने किया, जी जी, ओहो सुपर्ब सुपर्ब। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर हमारा सिलसिला चल पड़ा। जी, दैट्स वेरी नाइस। तो जो कुछ एक अच्छी फिल्में हैं जिनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, चर्चा करना अच्छा लगता है। प्लीज प्लीज, बिल्कुल। जैसे बैंडिट क्वीन, बहुत ख़ास फिल्म है मेरे लिए। फिर प्रेम ग्रंथ, विरासत, जी, सरफरोश एक पिक्चर थी, बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने मेरे काम को। उसमें वीरप्पन जैसा एक कैरेक्टर किया था मैंने। फिर गॉड मदर, कच्चे धागे, सत्या, और सरकार राज, लज्जा, पुकार। तो ये इस तरह की फिल्में हैं जिनको बोलते ही एकदम से कनेक्शन आ जाता है कि अच्छा हाँ ये आपने रामू जी के साथ भी किया है बहुत, तकरीबन 6-7 फिल्में की मैंने रामू उनके जी के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा आपके साथ। सत्या, सरकार राज, हाँ, मस्त, या हाँ, और अभी ये ओ माय गॉड। हाँ, ओ माय गॉड काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट की, OMG। हाँ, तो ये कुछ एक फिल्में हैं जिनमें लोगों ने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया है, और इन फिल्मों के बारे में सोच के अच्छा लगता है कि मुझे मैं अपने आने वाली जनरेशन को दिखा सकता हूँ कि देखो जी, ये काम किया है तुम्हारे दादा ने। आपने 8 फिल्मों में भी काम किया और कमर्शियल में भी, तो इन दोनों में काम करके आपको कैसे लगा? कौन सी ज़्यादा आप एंजॉय करते थे दोनों में से? नहीं, मैं दोनों ही तरह की फिल्मों में मैं शुरू से काम करता रहा हूँ, और शुरू से दोनों तरह की फिल्में एंजॉय मैंने की हैं। अभी 3 महीने पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा। वो किसान लोग जो आत्महत्याएं कर रहे हैं जी, वो एक मुद्दा था। उसमें ओमपुरी और मैं और हम इस तरह के लोग थे। उसी ये रिलीज़ हुई सितंबर में, और सितंबर अक्टूबर में ही एक फिल्म रिलीज़ हुई चापेकर ब्रदर्स। उसमें मैंने लोकमान्य तिलक का कैरेक्टर किया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स करने में भी जी, जो आनंद मिलता है, मतलब जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं। कमर्शियल फिल्मों में तो ऐसा होता है कि अब किसी तरह से उसमें रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिक्शन होता है जी। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स करने में बहुत आनंद मिलता है, रियल और कैरेक्टर। आपने और कौन से लैंग्वेज में काम किया अलावा हिंदी के? मैंने कोशिश ये की है कि लगभग हर लैंग्वेज में एक फिल्म तो हो, एक रिकॉर्ड के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो मैंने एक पंजाबी में भी की है, एक मराठी में भी की है, अच्छा, एक तमिल में भी की है, एक कन्नड़ में भी की है। वाह, वो तो इस तरह से इसका ऑलमोस्ट आपने सभी लैंग्वेजेस से हाँ, नहीं भी काफ़ी लैंग्वेजेस बाकी है, जैसे वो भी हो बंगाली जाए। है, तेलुगु है। तेलुगु नहीं किया है, बाकी की है, कन्नड़ की है, तमिल की है। अच्छा, अब आपके परिवार के बारे में बताइए, और यहाँ पे और भी कोई फिल्में हैं आपके अलावा? मेरी बड़ी बेटी है, मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरी बड़ी बेटी है, उसने अमेरिका से फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया, मेघा नामदेव नाम है। हाँ। फिर बाद में उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ असिस्ट किया, 6-7 फिल्में असिस्ट की, लास्ट दिलवाले की। जी।
और रोहित शेट्टी के ही मासी के बेटे से मेरी बेटी ने शादी की, अच्छा वो भी डायरेक्शन में है, हाँ, अच्छा शादी के बाद भी काम कर रही हैं वो। काम कर रही हैं। गुड। तो इस तरह से फिल्म में मेरी बड़ी बेटी है। दूसरी बेटी मेरी फैशन डिज़ाइनर है, उसकी भी शादी हो गई है, जी वो अभी केरला में है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में वहाँ उनका बड़ा स्टूडियो है। हाँ। तीसरी बेटी है, उसको गाने का शौक़ है, उसको रॉक स्टार बनना है। ओ वाह। तो वो अभी इंडियन क्लासिकल सीख रही हैं और वेस्टर्न क्लासिकल सीख रही हैं। गुड। उनका नाम प्रगति है। जो बीच वाली बेटी उनका पल्लवी नाम है, मेघा पल्लवी प्रगति। और मेरी पत्नी है, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती हैं। बेसिकली वो डिज़ाइनर हैं, तो शुरुआती दौर में जो भी मेरी फिल्में या जो भी मेरे सीरियल्स वगैरह मैंने किए हैं, वो सब उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती रही हैं। अच्छा, जी। मैं मिल चुकी हूँ बहुत, शी इज अ लवली लेडी, यू आर वेरी लकी। सुधा नाम है उनका। हाँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब हाँ। ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ होता। अच्छा, फिर आपके सागर आना जाना हुआ फिर उसके बाद? जी, सागर आना जाना होता है, मेरा वहाँ एक थिएटर ग्रुप है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बीच बीच में मैं नाटक भी डायरेक्ट कर देता हूँ। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो मतलब आप व्हाट्सअप कॉल है और फेस मतलब उस तरह से हम यहाँ ऑन कर लेते हैं फ़ोन और उधर ऑन कर लेते हैं, वहाँ बैठे बैठे डायरेक्ट करते रहते हैं। तो एक थिएटर से इस तरह से मेरा लगातार जुड़ाव है सागर से। लेकिन फिल्मों में आने के बाद आपने कभी अपना थिएटर नहीं किया ना? आपने किया एक्टिंग नहीं की है, मैंने डायरेक्शन की है। अच्छा। और मुझे पढ़ाने का शौक़ है। तो एक्टिंग क्यों नहीं की है आपने? एक तो जिस तरह का थिएटर हमने किया नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में, मतलब इस तरह से किया, मतलब जैसे होता है कि आप एक पूजा कर रहे हैं, एक उस तरह से आप अपनी रिहर्सल्स कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने कैरेक्टर को ग्रो कराने के लिए लगातार रिहर्सल्स कर रहे हैं। बिल्कुल एक उपासक की तरह हमने काम किया जी। और उसी लेवल के हमने फिर प्लेस भी किए, नाटक भी किए। वो कमिटमेंट अगर मैं यहाँ किसी को देता हूँ तो मैं बाकी काम नहीं कर सकता फिर। और उससे कम कमिटमेंट के साथ मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो गया। ओके। यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है बॉम्बे का, कि मतलब आप शूटिंग भी कर रहे हैं, शूटिंग से भाग के जाके आप शो भी कर रहे हैं, और शूटिंग डिले हो गई और अगर रिहर्सल आपकी है तो बाकी एक्टर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, 7 बजे का टाइम है पहुंचने का, अब 9 बजे पहुंच रहे हैं, कुछ कर नहीं पाता आदमी। तो अभी क्या है, थिएटर को मैं इस तरह से अपने अंदर ज़िंदा रखा हुआ है कि नेशनल स्कूल ड्रामा में मैं हर साल 10 दिन के लिए जाता हूँ। मैंने कमिटमेंट दी है, मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, तो मेरा फ़र्ज़ ही बनता है कि जो कुछ भी मैंने गेन किया है, सीखा है, वो वहाँ के बच्चों को मैं ज़रूर दूँ। तो हर साल 10 दिन के लिए मैं जाता हूँ वहाँ, जो फाइनल ईयर है उसके साथ मैं एक वर्कशॉप करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, गुड। इसी तरह से एक 10 दिन का कमिटमेंट मैंने मध्य प्रदेश को भी दिया है, मेरा गृह प्रदेश है वो। वहाँ भी एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर स्टेट लेवल का एक इंस्टीट्यूट है, MP स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ भी मैं 10 दिन के लिए जाता हूँ। फिर अपने जो सागर का मेरा ग्रुप है उसके साथ मैं प्लेस वगैरह करता रहता हूँ। अभी 2 महीने 3 महीने पहले मैंने एक प्ले किया वहाँ, ओथेलो, हाँ, शेक्सपियर का, वहाँ के बच्चों के साथ। ओके। तो उनको सिखाता हूँ उनको। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मुझे अपना एक इंस्टीट्यूट बनाना है, भोपाल में बनाऊंगा जी। ज़मीन मैंने ख़रीद ली है। अच्छा। और जैसे ही मेरी छोटी बेटी की शादी होगी मैं उसमें लग जाऊंगा। वो तो सिंगर बनना चाहते, पॉप सिंगर, उसके जी। लिए तो मतलब कि उसको एक मुकाम तक तो पहुंचाना है। अच्छा, हाँ। वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। ओके। उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी मैं आगे की संभालूंगा, जो मेरे बुढ़ापे तक काम आएगी। एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, अच्छे बच्चों को अच्छे ढंग से तैयार करूंगा, जो हमने सीखा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में आनी चाहिए, जी। नहीं है, तो वो मैं उनको सिखाऊंगा, कराऊंगा। अच्छा बढ़िया थिएटर करूंगा
अच्छा बढ़िया थिएटर कराऊंगा, दैट्स वेरी गुड। बच्चों को तैयार करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और गोविंद जी, समय हमारा ख़त्म हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बातें यहाँ ख़त्म हो, लेकिन क्या करें, ख़त्म तो करना जी, ही जी, पड़ता जी, है। जी, yes, yes। और आपके बाजू में किताब रखी है, उसमें एक ऑटोग्राफ आप दीजिए और छोटा सा मैसेज लिखिए अपने दर्शकों के लिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, 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 कोशिश से कामयाबी तक।